आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी तहजीब की जो सिर्फ एक कौम की कहानी नहीं बल्कि इंसानी तारीख का एक रोशन बाब है। एक दरिया जो सिर्फ पानी का जरिया नहीं बल्कि पूरी सिविलाइजेशन की रगून में दौड़ता हुआ खून था। ये कहानी है नीले के किनारे उभरने वाली कदीम मिस्र की, जिसे दुनिया एंशंट इजिप्ट के नाम से जानती है। वन रिवर वन सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट असल में इसी हकीकत को बयान करता है कि अगर नाइले ना होता तो शायद इजिप्ट भी ना होता। नीले दुनिया के लंबी तरीन दरियों में से एक है, जो अफ्रीका के दिल से निकालकर मेडिटरेनियन समंदर तक अपना सफर मुकम्मल करता है। हर साल इस दरिया का सैलाब अपने साथ जरखाइज मिट्टी लाता था, जो किनारे की जमीन को खेती के लिए बेहतरीन बना देता था। इसी नेचुरल इरिगेशन सिस्टम ने एंशंट इजिप्ट को एक स्टेबल एग्रीकल्चरल बेस दिया। जब बाकी इलाकों में लोग शिकार और घरों से बाहर नोमैडिक जिंदगी गुजारते थे, तब नाइल के किनारे बसने वाले लोगों ने मुस्तकिल आबादियां कायम करना शुरू कर दी। इस सिविलाइजेशन का राइज तकरीबन 30,000 बीसीई के करीब माना जाता है, जब अपर और लोअर इजिप्ट को एक हुक्मरान ने एक झंडा के नीचे जमा किया। इस इब्तिदा को आमतौर पर फेरो नरमर से मंसूब किया जाता है। फरो का कॉन्सेप्ट भी अपने आप में एक यूनिक सेलिंग पॉइंट था। यहां का बादशाह सिर्फ सियासी लीडर नहीं बल्कि खुदा का जमीनी नुमाइंदा समझा जाता था। इससे गवर्नेंस सिस्टम को एक मजबूत आइडियोलॉजिकल बेस मिल गया। लोग हुक्मरान को चैलेंज करने के बजाय उसे मुकद्दस समझकर इताअत करते थे। एंशंट इजिप्ट की डिजाइन फिलॉसफी और आर्किटेक्चर उसकी सबसे बड़ी पहचान है। पिरामिड्स जैसे अजीम स्ट्रक्चर्स इस बात का सबूत हैं कि उन लोगों के पास इंजीनियरिंग स्किल्स, प्लानिंग और मैनपावर मैनेजमेंट का बेहतरीन सिस्टम था। गिजा के पिरामिड्स, जो फेरो खुफू, खफरे और मेनकोरे के लिए बनाए गए, आज भी इंसानी मेहनत और इल्म का मोजिजा लगते हैं। हर पत्थर का ब्लॉक हजारों किलो वजन का था, लेकिन उन्हें इतनी प्रिसाइज अलाइनमेंट के साथ रखा गया कि आज के मॉडर्न टूल्स के बावजूद उनकी सिमेट्री हैरान कर देती है। अगर परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स की बात करें तो इजिप्शियन सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी लाजवाब था। उन्होंने राइटिंग सिस्टम हायरोग्लिफिक्स डेवलप किया जो तस्वीरों और सिंबल्स पर मबनी था। इससे रिकॉर्ड कीपिंग, टैक्स कलेक्शन और रिलीजियस टेक्स्ट्स को डॉक्यूमेंट करना मुमकिन हुआ। पपायरस का इस्तेमाल उनका एक और इनोवेशन था, जो असल में आज के पेपर का इब्तिदाई रूप था। इस मटेरियल ने कम्युनिकेशन और ब्यूरोक्रेसी को आसान बनाया। रिलीजन इस सिविलाइजेशन का सेंट्रल डिजाइन एलिमेंट था। उनके डीटीज का कॉम्प्लेक्स पैंथियन था, जिसमें रा, ओसिरिस, आइसिस और होरस जैसे देवता शामिल थे। मौत के बाद जिंदगी का अकीदा उनकी सोसाइटी को डीपली इन्फ्लुएंस करता था। मम्मिफिकेशन का प्रोसेस सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसीजर था, जिसमें बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए ऑर्गन्स निकाले जाते, नेट्रन से ड्राई किया जाता और कापरोन में लपेट कर सरकोफगस में रखा जाता। ये सब इसलिए कि रूह कयामत के दिन वापस जिस्म में ना सके। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी उनकी कामयाबी का एक पिलर था। नीले पर ट्रेड बोट्स चलती थीं जो अनाज, सोना, पपायरस और दूसरे सामान को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाती थीं। इजिप्ट ने नूबिया और लेवांट के इलाकों से ट्रेड रिलेशंस कायम किए। इस तरह रिसोर्सेज का फ्लो उनकी इकोनॉमी को स्टेबल रखता था। एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्समैनशिप और ट्रेड का कॉम्बिनेशन एक बैलेंस्ड इकोनॉमिक मॉडल पेश करता है जो अपने दौर के लिए एडवांस्ड था। एंशंट इजिप्ट का सोशल स्ट्रक्चर भी क्लियरली डिफाइंड था। सबसे ऊपर फेरो, फिर नोबल्स और प्रीस्ट्स, उसके बाद स्क्राइब्स और सोल्जर्स, फिर आर्टिजन्स और फार्मर्स। हर तबका अपना रोल अदा करता था। यह स्ट्रक्चर्ड हायरार्की एक तरह का सोशल इंजीनियरिंग मॉडल था, जिसमें हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाता था। इस सिविलाइजेशन की यूनिक सेलिंग पॉइंट्स में से एक उनका टाइम मैनेजमेंट और कैलेंडर सिस्टम भी था। उन्होंने सोलर कैलेंडर डेवलप किया जो 365 दिन पर मबनी था। यह कैलेंडर नाइल के फ्लड साइकिल को ट्रैक करने के लिए जरूरी था। इस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ने एग्रीकल्चर को प्रिडिक्टेबल और एफिशिएंट बनाया। लेकिन हर राइज के बाद एक फॉल भी होता है। एंशंट इजिप्ट का डिक्लाइन एक दिन में नहीं आया। इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, कमजोर हुक्मरान और एक्सटर्नल इन्वेजन्स ने मिलकर इस सिविलाइजेशन को धीरे धीरे कमजोर किया। हिक्सोस ने कुछ अरसे के लिए इजिप्ट पर कब्जा किया और नए मिलिट्री टेक्निक्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स। बाद में असीरियंस, पर्शियंस और फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस इलाके पर कंट्रोल हासिल किया। अलेक्जेंडर के बाद टॉलेमिक डायनेस्टी आई, जिसमें क्लियोपाट्रा का नाम सबसे मशहूर है। क्लियोपाट्रा के दौर तक इजिप्ट अपनी आज़ादी का आखिरी सफ़ा देख रहा था।
जब रोमन एम्पायर ने इसे अपने ज़ईर निगरानी लिया तो असल में एक आज़ाद सिविलाइजेशन का बाप बैंड हो गया। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉल के बावजूद उनका कल्चरल और आर्किटेक्चरल इम्पैक्ट खत्म नहीं हुआ। आज भी दुनिया भर के लोग पिरामिड्स, टेम्पल्स ऑफ करनाक और वैली ऑफ द किंग्स को देखकर हैरान होते हैं। वन रिवर वन सिविलाइजेशन का आइडिया इसलिए पावरफुल है क्यों कि ये हमें दिखाता है कि जियोग्राफी का इंसानी तारीख पर कितना गहरा असर होता है। नीले ने सिर्फ पानी नहीं दिया, उसने आइडेंटिटी दी, इकोनॉमी दी और एक ऐसी तहजीब दी जो हजारों साल तक कायम रही। इस सिविलाइजेशन ने साइंस, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और आर्किटेक्चर में जो बुनियादी काम किया उसका असर बाद की सिविलाइजेशंस पर भी पड़ा। अगर डिजाइन एलिमेंट्स की ज्यादा गहराई में जाएं तो उनके टेम्पल्स और टूम्स सिंबॉलिक जियोमेट्री पर मबनी थे। हर स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन अक्सर स्टार्स या सोलर इवेंट्स के मुताबिक होता था। यह इस बात का सबूत है कि उन्हें एस्ट्रोनॉमी का भी अच्छा खासा इल्म था। उनके आर्ट स्टाइल में प्रोफाइल फेसेस और साइड पोज का कंसिस्टेंसी एक ब्रांड आइडेंटिटी जैसा लगता है जो सदियों तक चेंज नहीं हुआ। परफॉर्मेंस के हवाले से अगर स्टेबिलिटी को मेजर करें तो एंशंट इजिप्ट तकरीबन 3000 साल तक किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता रहा। ये लॉन्जेविटी ही इस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी कामयाबी है। इस अरसे में उन्होंने मल्टीपल गोल्डन एजेस देखे, जैसे ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम और न्यू किंगडम। हर दौर में एक्सपेंशन, कंस्ट्रक्शन और कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। आखिर में जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो समझ आता है कि एक दरिया का मुसलसल बहना, एक कौम की मेहनत और एक मजबूत अकीदा सिस्टम मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं। एंशिएंट इजिप्ट सिर्फ मॉन्यूमेंट्स का नाम नहीं बल्कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम था जहां एनवायरनमेंट, रिलीजन, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसी इंटीग्रेशन ने यूज राइज दिया और जब ये बैलेंस टूटने लगा तो धीरे धीरे डिक्लाइन भी शुरू हो गया।